Hello students, this is Dr. Vinod and you are watching YouTube channel VSK Easy Physics. In this video, we are going to solve important MCQs on a topic energy stored in stretched wire or work done in stretching wire. So without wasting time, let us start one by one. First question. Which of the following is true for elastic potential energy density? Okay, so potential energy density हमें फाइंड आउट करना है तो कौन सा फॉर्मूला सही है? फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू स्ट्रेन इंटू स्ट्रेस. Second option is energy density is equals to strain square into volume. Third option is energy density is equals to strain into volume. And fourth option is nothing but the energy density is equals to stress into volume. Okay. So जैसे कि हमें पता है कि वर्क डन इन स्ट्रेचिंग इलास्टिक मटेरियल इट इज इक्वल्स टू कितना होता है वर्क डन? इट इज इक्वल्स टू 1/2 F into L. What is the F? It is the applied force. This is nothing but the elongation. ये इतना वर्क डन होता है टू स्ट्रेच इन ए स्ट्रिंग. एक स्ट्रिंग को स्ट्रेचिंग करने के लिए जो भी वर्क डन होता है इट इज इक्वल टू 1/2 F into L. ओके, सो अगर हम फाइंड आउट करते हैं वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम इट इज इक्वल्स टू 1/2 F into L अपॉन वॉल्यूम होगा. ओके, वॉल्यूम को हम कैसे लिख सकते हैं? इट इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ. उस मटेरियल का क्रॉस सेक्शन एरिया और उसका लेंथ, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा वॉल्यूम. ओके, अगर हम इसको बाइफरकेट करते हैं तो इट इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू फोर्स पर यूनिट एरिया. दिस इज नथिंग बट द स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. दिस इज नथिंग बट द स्ट्रेन. उस वायर का ये स्ट्रेन हो गया और ये उस वायर में जो भी स्ट्रेस प्रोड्यूसर है वो हो गया. ओके, नाउ जो भी वर्क डन कर रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम, दैट वर्क डन इट इज नथिंग बट द कॉल्ड एन एनर्जी डेंसिटी. इट इज कॉल्ड एज एन एनर्जी डेंसिटी. सो एनर्जी डेंसिटी इट इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन. ये आ रहा है तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट वन. What is the energy density? It is the energy stored per unit volume of that elastic material. So first option is correct one. Next question is, when load of 5 kg is hung on a wire, then extension of 3 meter takes place. Then work done will be. Okay, यहाँ पे एक वायर दिया गया, उस वायर के एक एंड को हम 5 किलो इतना लोड अटैच कर रहे हैं जिसके वजह से द इलोंगेशन ऑफ दैट वायर टेक्स प्लेस. ओके, जो भी एक्सटेंशन या इलोंगेशन है उसकी वैल्यू दिया है उन्होंने 3 मीटर और कितना मास हम अटैच कर रहे हैं यहाँ पे 5 kg. सो यहाँ पे जो भी दिया है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे. सो m इट इज गिवन विच इज इक्वल्स टू 5 kg. उसके बाद extension that is the elongation is there, it is nothing but the small l which is equals to 3 meter. Okay, अब हमें फाइंड आउट करना है वर्क डन. अब वर्क डन का फॉर्मूला एज वी नो दैट इट इज इक्वल्स टू वर्क डन इट इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू F इंटू L. What is the F? It is the applied force on that wire. This is nothing but the elongation or extension. So फोर्स को हम कैसे लिख सकते हैं? m इंटू जी लिख सकते हैं. सो दिस इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू m इंटू जी इंटू L. ओके, दिस इज नथिंग बट द फोर्स. ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू हम 10 लेंगे. m की वैल्यू है 5 kg और L की वैल्यू है 3. सो सब्स्टिट्यूट ऑल वैल्यूज. सो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग इट इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू m की वैल्यू है 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 3. ओके, सो ये कितना होगा? ये 5 हो जाएगा 2 से डिवाइड करने के बाद. 5 इंटू 5 25 मल्टीप्लाइड बाय 3 75. तो 75 ये आंसर आ रहा है इसका. 75 इज व्हाट? जूल.
So this is nothing but the correct answer. The work done, it is equals to 75 joule. Next question. A wire of length 50 centimeter and cross section area of 1 square millimeter is extended by 1 millimeter. The required work will be, given that Young's modulus is equals to 2 into 10 to the power 10 Newton per meter square. Okay, so we have to find out the work done. Okay, so for that we have one formula. That formula is nothing but the work done, it is equals to 1 by 2 F into L. This is a general formula. Okay, so what is the F? It is the applied force. What is the L? It is nothing but the extension or elongation. Okay, in terms of Young's modulus, F का formula हमें पता है, we have that formula. So that formula is nothing but the Young's modulus, it is equals to F into L upon A into small l. Okay, so on the basis of this formula we can write F is equals to Y, that is the Young's modulus, into area into elongation upon L. Okay, substitute these values in this equation we get. So work done, it is equals to 1 by 2. F की वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट करना है हमें? Y into A into स्मॉल l अपॉन कैपिटल L इंटू ये f का वैल्यू होगा इंटू स्मॉल l, तो स्मॉल l का स्क्वायर होगा. जब हम एक्चुअली थ्योरी में देखा था हमने कि जब हमने वर्क डन फॉर स्ट्रेचिंग द स्ट्रिंग निकाला था उस वक्त हमें सबसे पहले ये फॉर्मूला मिला था. इसके बेसिस पे बाद में हमने ये फॉर्मूला को हमने डिराइव किया था. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला. हम यहाँ पे उल्टा कर रहे थे, ठीक है. तो यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल टू 1 by 2 वाई ए एल स्क्वायर अपॉन कैपिटल एल. कैपिटल एल इज नथिंग बट द इनिशियल लेंथ, स्मॉल एल इज नथिंग बट द इलॉन्गेशन, ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, वाई इज द Young's मॉडुलस. ओके, तो अब क्या क्या दिया है देख लीजिएगा. Young's मॉडुलस की वैल्यू दिया है, इट इज इक्वल टू 2 इंटू 10 to the power 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. उसके बाद ए की वैल्यू दिया है 1 स्क्वायर मिलीमीटर. ओके, तो 1 स्क्वायर मिलीमीटर है, तो एरिया ऐसा यूनिट में क्या होना चाहिए? द एरिया इज इक्वल्स टू 10 to the power -6 मिलीमीटर स्क्वायर. सॉरी, ए इज इक्वल्स टू 10 to the power -6 मीटर स्क्वायर. उसके बाद यहाँ पे दिया है एक्सटेंशन 1 मिलीमीटर. सो 1 मिलीमीटर को हम कैसे लिख सकते हैं? इट इज इक्वल्स टू 10 to the power -3 मीटर. Young's मॉडुलस पता है, ए पता है, एल पता है, कैपिटल एल भी दिया है उन्होंने, इट इज इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर. सो कैपिटल एल इट इज इक्वल्स टू 50 इंटू 10 to the power -2 मीटर. ओके, substitute all values along with this y in this equation, we will get the work done. The work done it is equals to 1 by 2 into y की वैल्यू है 2 into 10 to the power 10 मल्टीप्लाइड बाय a की वैल्यू है क्रॉस सेक्शन एरिया 10 to the power -6 मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल l की वैल्यू है 10 to the power -3 मीटर. उसका स्क्वायर करना है हमें. ओके, क्योंकि यहाँ पे l का स्क्वायर है तो 10 to the power -6 होगा. 10 to the power -3 का होल स्क्वायर 10 to the power -6 होगा अपॉन 50 इंटू 10 to the power -2. ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए 10 to the power -6 -6 10 to the power -12, 10 to the power -12 और 10 to the power -10 हो जाएगा 10 to the power -2. 10 to the power -2 ऊपर है, 10 to the power -2 नीचे है, ये हो जाएगा कैंसल. ओके, उसके बाद ऊपर 2 है, 2 नीचे है, ये भी हो जाएगा कैंसल. ओके, अब बचा कितना है? 1/50 और 1/50 की वैल्यू कितना होता है? इट इज इक्वल टू 0.02. ओके, सो इसको और थोड़ा एक्सप्रेस कर लेते हैं. इट इज इक्वल्स टू 2 into 10 to the power -2 joule. So this is a required answer. Okay, so मेरे हिसाब से ऑप्शन सी इज करेक्ट वन.
Next question. If a spring extends by x on loading, then the energy stored by the spring is, if T is a tension in the spring and K is a spring constant. Okay, so we know the general formula. The energy stored, that is the work done, it is equals to 1 by 2 F into L, where L is the elongation, F is the applied force, and W is nothing but the amount of work done. Okay, the amount of work done, it is equals to the energy stored. Okay, अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या क्या दिया है उन्होंने. इसमें दिया है उन्होंने जो भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो इन टर्म्स ऑफ टेंशन है. सो यहाँ पे हम ले लेंगे F इज इक्वल्स टू T, और उसके बाद इलोंगेशन जो भी हम बात कर रहे थे, दैट इलोंगेशन इज नथिंग बट द रिप्रेजेंट बाय x. सो स्मॉल l इट इज रिप्रेजेंट बाय x. ओके, सो ये जो भी फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला थोड़ा हम मॉडिफाई कर लेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन. सो 1 by 2 into T into x. ओके, सो वर्क डन इट इज इक्वल्स टू 1 by 2 T into x. ये हो गया फॉर्मूला. अब यहाँ पे देखिए हमें बात करना है फोर्स कांस्टेंट के बारे में. K इज कॉल्ड एज स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट. वो क्या होता है? सो फोर्स कांस्टेंट जो भी होता है, इट इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट इलोंगेशन. ओके, सो फोर्स की वैल्यू क्या भी दिया है यहाँ पे, T अपॉन x. सो K इज इक्वल्स टू T अपॉन x, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू T अपॉन K होगा. तो x की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो देयरफॉर वर्क डन इट इज इक्वल्स टू 1 by 2 T इंटू, और x की वैल्यू है T अपॉन K. सो वर्क डन इट इज इक्वल्स टू T स्क्वायर अपॉन ट्वाइस K. सो दिस इज a formula of the work done in terms of tension and force constant. So according to this one, the B option is correct one. Next one, a 5-meter long wire is fixed to the ceiling. A weight of 10 kg is hung at the lower end and is 1 meter above the floor. Okay, the wire was elongated by 1 millimeter. The energy stored in the wire due to the stretching is. यहाँ पे देखिए कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने यहाँ में कुछ इंफॉर्मेशन दे दिया. यहाँ पे 1 मीटर अबव द फ्लोर, वायर का जो भी लोअर एंड है वो कहाँ पे, 1 मीटर फ्रॉम द अबव द फ्लोर. और उसके बाद यहाँ पे उसका ओरिजिनल लेंथ भी हमें दे दिया था. ओके, उस वायर का. अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आवर फार्मूला इन दोनों चीज़ों का हमें काम नहीं है. ओके, विच फार्मूला वी आर गोइंग टू यूज? द फार्मूला इज नथिंग बट द वर्क डन. It is equals to 1 by 2 into F into elongation. Okay, it is equals to, इसको कैसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं? फोर्स को हम लिख सकते हैं M into G into L. ओके, सो अब देखिए M की वैल्यू दिया है, G की वैल्यू में लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और L की वैल्यू भी हमें दिया है यहाँ पे 1 मिलीमीटर. ओके, सो इट इज इक्वल्स टू 1 by 2 इंटू M की वैल्यू कितना लेना है, 10 kg है तो 10 ले लेंगे, इंटू G की वैल्यू लेना है हमें 10 मल्टीप्लाइड बाय इलोंगेशन जो भी है इट इज अ 1 मिलीमीटर मीन्स 0.01. ओके, 0.001 आएगा, ये 1 मिलीमीटर है, 0.001. जब इसको हम सॉल्व करेंगे, दिस इज इक्वल्स टू, ये 5 होगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 10, 50, 50 मल्टीप्लाइड बाय दिस वन इज इक्वल्स टू 0.05. आंसर इसका आना चाहिए. ओके, सो वर्क डन है तो यूनिट क्या होना चाहिए, इट इज इक्वल्स टू जूल. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. तो जैसे हमने प्रॉब्लम देखा, तो इस प्रॉब्लम में कुछ एक्स्ट्रा वैल्यूज दिए गए थे जिनका काम नहीं है. हमें फाइंड आउट करना है एनर्जी स्टोर, और एनर्जी स्टोर फाइंड आउट करने के लिए हमें सिर्फ जरूरत होता है फोर्स और इलोंगेशन. ओके, तो फोर्स हमने फाइंड आउट किया mg लेके, क्योंकि m की वैल्यू दिया था, g इज अ कांस्टेंट. ओके, सब्स्टिट्यूट करने के बाद ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट वन, K is a force constant of a spring.
द वर्क डन इन इंक्रीजिंग इट्स एक्सटेंशन फ्रॉम L1 टू L2 विल बी। ओके, सो चार ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे। के की वैल्यू, के इज नथिंग बट द फोर्स कांस्टेंट। ओके, हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है जब उस वायर को हम एक्सटेंड कर रहे हैं फ्रॉम एक्सटेंशन L1 टू L2। सिचुएशन कुछ इस तरीके का होगा। लेट अस इमेजिन दैट दिस इज नथिंग बट द वन रिजिड सपोर्ट। ओके, यहाँ पे एक रिजिड सपोर्ट हम कंसिडर कर रहे हैं और ये वायर है जिसको हमने यहाँ पे एक्सटेंड किया। तो सबसे पहले हम कुछ फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करने के बाद वायर यहाँ तक एक्सटेंड हुआ। ओके, सो ये जो भी एक्सटेंड हुआ यहाँ पे दैट इज नथिंग बट द L1। नॉर्मल लेंथ इतना था तो इतना इंक्रीज हुआ। ओके, फिर और हमने ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया उसकी वजह से और उसका एक्सटेंशन हुआ अप टू दिस वन। सो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी एक्सटेंशन है दैट इज नथिंग बट द L2। सो L1 इज नथिंग बट द इनिशियल एक्सटेंशन, इनिशियल एलोंगेशन, और ज़्यादा फोर्स अप्लाई करने के बाद और वो खींचा तो उसका एलोंगेशन जो भी है L2। ओके, जब हमने इतना एलोंगेशन प्रोड्यूस किया था L1, उस वक्त जो भी एनर्जी स्टोर था दैट एनर्जी, लेट अस इमेजिन दैट E1 इट इज E इक्वल्स टू 1/2 K इंटू L स्क्वायर और L1 स्क्वायर। ओके, व्हाट इज अ K? इट इज अ फोर्स कांस्टेंट। अगर मैं K की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो K इज नथिंग बट द फोर्स पर यूनिट इलोंगेशन है। K1 इज इक्वल टू F अपॉन L1 है। ओके, उसी तरह K2 क्या होगा? इट इज अ F अपॉन L2 होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए E1 इज इक्वल टू 1/2 K L1 स्क्वायर। जब हम इसको और इलोंगेट कर रहे हैं L2 इतना, तो उस वक्त एनर्जी कितना स्टोर है उसमें? सो E2 इज इक्वल्स टू 1/2 K इंटू L2 स्क्वायर। ओके, सो ये जो भी एनर्जी ये ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू दिस वन। तो जब हम उसको इलोंगेट कर रहे हैं फ्रॉम L1 टू L2, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स्ट्रा इलोंगेट कर रहे हैं, तो उस वक्त के लिए कितना वर्क डन ज़्यादा लगा? ओके, सो यहाँ पे वर्क डन जो भी होगा इट इज इक्वल्स टू चेंज इन एनर्जी होगा। सो E1 इतने एनर्जी से E2 इतने एनर्जी तक हम उसको चेंज कर रहे हैं। ओके, सो E2 की वैल्यू कितना है? इट इज इक्वल टू हाफ K इंटू L2 स्क्वायर माइनस E1 की वैल्यू कितना है? हाफ K इंटू L1 स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमें वर्क डन का वैल्यू मिलेगा। वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 K। ओके, इट इज इक्वल टू L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर। दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। तो मेरे हिसाब से वर्क डन जो भी है इट इज K/2 L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर है। तो ऑप्शन ये होना, सॉरी ऑप्शन डी होना चाहिए। ओके, K/2 L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर, इतना आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a 4 kg mass is hung vertically on a light spring that obey Hooke's law, okay, the spring stretches by 2 centimeters. The work required to be done by an external agent in stretching this spring by 5 centimeters will be, okay, so पहले सबसे पहले जब 4 kg इतना मास अटैच किया है उस लाइट स्प्रिंग के दूसरे एंड को, तो उस वक्त उसका जो भी स्ट्रेचिंग हुआ है इट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ओके, तो इसके बेसिस पे हमें उस स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू मिल सकता है। ओके, तो फोर्स कांस्टेंट के इट इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एलोंगेशन। अब एलोंगेशन कितना है? 2 सेंटीमीटर्स है। फोर्स कितना अप्लाई कर रहे हैं वो हम निकाल सकते हैं। मास दिया है विच इज इक्वल्स टू mg अपॉन एलोंगेशन, विच इज इक्वल्स टू m की वैल्यू कितना है? 4 है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितना लेना है? हम 10 ले लेंगे। ओके, अपॉन एलोंगेशन कितना हो रहा है? सो इट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, सो 2 इंटू 10⁻⁻²। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद k की वैल्यू मिलेगा। k इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए? 40 डिवाइडेड बाई 2
ओके, ये होगा 20 अपॉन 10⁻⁻², तो ये होगा 20 डिवाइडेड बाय, ओके, 10⁻², अगर 10⁻² ऊपर जाता है तो 10⁻+2 होगा, विच इज इक्वल्स टू 2000 न्यूटन पर मीटर। ये होगा वैल्यू ऑफ के। ओके, के की वैल्यू में मिल चुका है। अब इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है वर्क डन रिक्वायर्ड, okay, the work required to be done by an external agent in stretching the spring by 5 centimeters will be, okay, so work done, it is equals to 1/2 k into L square, okay, what is L, elongation है, तो यहाँ पे L1 स्क्वायर करता हूँ मैं, ओके, हमें अब इलांगेशन कितना चाहिए, 5 सेंटीमीटर्स चाहिए। के की वैल्यू पता है, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज, इट इज इक्वल्स टू 1/2, के की वैल्यू कितना है, इट इज इक्वल्स टू 2000 मल्टीप्लाइड बाय एल की वैल्यू कितना है, इट इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ओके, तो 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 0.05 ये स्क्वायर है। जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आएगा 2.5, ओके, वर्क डन इज इक्वल टू 2.5 जूल। लेकिन यहाँ पे आंसर 2.45 दिया है, ओके, अगर हम यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो भी वैल्यू लिया, हमने 10 लिया था, अगर वो 9.8 लेते आफ्टर कैलकुलेशन हमें ये आंसर मिलता, सो 2.45 जूल, ओके, क्योंकि 2.5 हमारा आंसर आ रहा है 10 लेने के बाद, और इसके क्लोज में कोई वैल्यू नहीं है अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्क पर यूनिट वॉल्यूम टू स्ट्रेच द लेंथ बाय 1% ऑफ अ वायर विद क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 1 मिलीमीटर स्क्वायर विल बी y इज इक्वल टू 9 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये एंग्स मॉडुलस उसका दिया है, ओके, थोड़ा हम इसके ऊपर फोकस करते हैं। द वर्क पर यूनिट वॉल्यूम टू स्ट्रेच द लेंथ बाय 1%, इसके ऊपर फोकस कीजिए, ओके। अब ये क्या बता रहा है हमें, ये इलॉन्गेशन है ओरिजिनल लेंथ के 1%। अगर मैं इस केस में ओरिजिनल लेंथ कंसीडर करता हूँ, इफ इट इज इक्वल टू 100 मीटर, तो उस वायर में कितना स्ट्रेच प्रोड्यूस हो रहा है, इट इज इक्वल टू 1 मीटर, क्योंकि 100 के 1% हमें यहाँ पे लेना है। तो इसके बेसिस पे स्ट्रेन की वैल्यू कितना होना चाहिए, तो स्ट्रेन इट इज इक्वल्स टू स्मॉल l अपॉन कैपिटल L होता है, सो इट इज इक्वल्स टू 1/100, ये हो गया आपका स्ट्रेन, ओके। उसके बाद देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, वर्क पर यूनिट वॉल्यूम, ओके, सो वर्क पर यूनिट वॉल्यूम जो भी होता है, इट इज नथिंग बट द एनर्जी डेंसिटी विच इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू एंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन स्क्वायर, ओके, स्ट्रेन स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1/2 एंग्स मॉडुलस की वैल्यू कितना है, इट इज इक्वल्स टू 9 × 10⁻11, 9 × 10⁻11 इंटू एंग्स मॉडुलस की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, स्ट्रेन की वैल्यू है 1/100 का स्क्वायर, 1/100 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, अब इसको हमें सॉल्व करना है। अब 1/10⁻2 लिख सकते हैं इसको, ओके, उसका स्क्वायर 1/10⁻4 होगा, 10⁻4 ऊपर अगर आता है तो 10⁻4 होगा, 10⁻4 प्लस 11 10⁻7 होगा, ओके, सो मल्टीप्लाइड बाय 10⁻7 इस साइड आ गया, 9 डिवाइडेड बाय 2 इट इज इक्वल टू 4.5 होगा, सो एनर्जी डेंसिटी दैट इज द वर्क पर यूनिट वॉल्यूम इट इज इक्वल टू 4.5 इंटू 10⁻7 जूल आंसर होना चाहिए, ओके, जूल पर मीटर क्यूब होना चाहिए क्योंकि ये एनर्जी डेंसिटी है, ओके, यहाँ पे ऑप्शन गलत होगा इनका, तो ये ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट, a stretched rubber has, first option is increased kinetic energy, increased potential energy, third option is a decreased kinetic energy और decreased potential energy। जब हम किसी रबर को स्ट्रेच कर रहे हैं, ओके, तो डेफिनेटली हम उसके ऊपर क्या अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि विदाउट फोर्स उसका एक्सटेंशन नहीं होता है, ओके, जो भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उस फोर्स की वजह से अगर उस रबर का इलॉन्गेशन हो रहा है तो डेफिनेटली वहां पे एनर्जी स्टोर हो रहा है, ओके। अब वो एनर्जी स्टोर कौन से फॉर्म में होगा, वो होगा इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, सो आंसर है इंक्रीज पोटेंशियल एनर्जी, बी ऑप्शन इज करेक्ट वन।
क्योंकि जब हम किसी रबर को स्ट्रेच कर रहे हैं, ओके, बाय अप्लाइंग फोर्स, अगर इसको स्ट्रेच कर दिया हमने अप्लाइंग फोर्स, तो इसमें जो भी एनर्जी स्टोर्ड होता है दैट इज नथिंग बट द पोटेंशियल एनर्जी। जैसे हम उसको छोड़ देंगे वो तुरंत अपनी जगह पे आ जाएगा, उसका कॉम्प्रेशन होगा, इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो भी एनर्जी स्टोर्ड है तो वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। जितना ज़्यादा आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे, जितना ज़्यादा उसका स्ट्रेचिंग करोगे, उतना ज़्यादा वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगा। ओके, आप स्ट्रेचिंग कर रहे हो, इसका मतलब है वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सो दिस ऑप्शन इज अ करेक्ट वन। लास्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द वर्क डन इफ अ वायर इज लोडेड बाय mg weight and the increase in length is small l। ओके, सो ये है उसका एलोंगेशन और इतना फोर्स हम उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। अब हमें फाइंड आउट करना है वर्क डन। सो वर्क डन का फॉर्मूला होता है दैट वर्क डन इट इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू एफ इंटू एल। What is the L? Elongation है, F is nothing but the applied force है। So यहाँ पे 1/2 इंटू एफ की वैल्यू कितना होगा, mg, so mg इंटू एल। So this is equals to mgl/2। This is a work done। बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन था। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन, mgl/2। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था जिसको हमने कर लिया सॉल्व। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिए, और इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।